तो नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना अधिवक्ता उज्ज्वल वर्मा एक और नई वीडियो के साथ जो है वो मैं आ चुका हूं। और आज की वीडियो का टॉपिक जो है, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आर्टिकल 12 के ऊपर जो है वो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो वो जो है वीडियो मैं आप सभी के लिए जो है लेके आया हूं। और आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बेसिकली ये डिफ़ाइन करता है कि स्टेट क्या होता है। यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो होने वाला है कि दैट व्हाट इज़ स्टेट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई भी जो राजा होता था ना, वो अपने सब्जेक्ट्स को वेरियस राइट्स और क्या बोलते हैं लिबर्टीज़ में रिकॉग्नाइज करते थे, ठीक है, जो कि एश्योरेंस देता था कि राइट्स और लिबर्टीज़ को जो है राजा को रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा। यानी कि जो राजा की प्रजा होती थी उसके लिए राजा को, यानी कि अपनी प्रजा पूरी की पूरी चलाने के लिए राजा को उन राइट्स और लिबर्टीज़ की जो है वो रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जैसा कि स्टेट जो है वो अपने आप को सत्ता में रखने के लिए डीपीएसपी की जो पॉलिसीज़ हैं उनको जो है मायने रखता है। तो चलिए अब इसमें जो है हम आगे चलते हैं। तो इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे समय इन्वॉल्व होते रहा, जैसे जैसे जो है ह्यूमन थिंकिंग इन्वॉल्व होते रही, तो उसमें क्या होता रहा कि जो स्टेट है, स्टेट की पॉलिसीज़ जो हैं वो बनाने का तरीका जो है वो चेंज होता रहा। और जैसे जैसे ह्यूमन जो है थिंकिंग इन्वॉल्व होती रही वैसे वैसे जो है चेंजेस आते रहे हमारी जो है इसमें आप कह सकते हो पॉलिसीज़ में। और फिर उसके बाद क्या होता है कि जैसे कि जब इवॉल्व हुई ह्यूमन थिंकिंग, तो कुछ ऐसी चीज़ें जो है वो निकल कर आई कि जिन पे जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता। यानी कि कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जिन पर आप कह सकते हो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो क्या होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए वो होते हैं बेसिकली मैं यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। वो देखिए आप लोग भी जो है नोट कर सकते हैं मेरे साथ साथ। बेसिकली ये नोट्स जो हैं वो आप ही के लिए रहेंगे, सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं वो आप ही के लिए अवेलेबल हैं बेसिकली। तो एक तो है देखिए मैग्ना कार्टा, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा बिल ऑफ राइट्स, ठीक। और जो थर्ड वन है वो है फंडामेंटल राइट्स। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स पहले नहीं थे, पर जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि थिंकिंग जो है वो इवॉल्व होती रही, वैसे वैसे जो है वो आते रहे और जो है उनमें चेंजेस आते रहे। पहले मैग्ना कार्टा आया, फिर जो है आपका बिल ऑफ राइट्स आया, एंड द थर्ड वन इज़ फंडामेंटल राइट। तो मेरे को लगता है कि मैंने जो है कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन आप सभी को जो है वो एक सही से बता के दिया है, क्योंकि जब भी आपके जो है पेपर होंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर होगा और आर्टिकल 12 से कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप जो है अगर इतना भी एक्सप्लेन करेंगे तो ये कहीं ना कहीं बहुत एक तरीके से आप कह सकते हो वाइड इंट्रोडक्शन है आर्टिकल 12 का। और अगर आप मैग्ना कार्टा, बिल ऑफ राइट्स और फंडामेंटल राइट्स भी बता देते हो कि ये इवॉल्व हुए और तब जो है जाके धीरे धीरे करके मैग्ना कार्टा आया पहले, फिर बिल ऑफ राइट्स आया, फिर उसके बाद जो है फंडामेंटल राइट्स आए। तो अगर आप ये भी बताओगे पेपर में, तो कहीं ना कहीं आपको जो है गुड मार्क्स जो है वो आप अचीव कर सकते हो पेपर में। तो चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। तो देखिए बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि 1928 में क्या होता है कि 1928 में जो मोतीलाल नेहरू जो है होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वो एक गारंटी देते हैं सभी को कि फंडामेंटल राइट्स कुछ इस प्रकार से बनाए जाएंगे कि वो किसी भी सर्कमस्टांसेस में विड्रॉ नहीं कर सकती कोई भी सरकार या कोई भी स्टेट जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो होंगे वहाँ के सिटीजन्स के, वो किसी भी सर्कमस्टेंसेस में विड्रॉ नहीं कर सकती। तो इस तरीके से जो है उन्होंने, मोतीलाल नेहरू जी ने कहा कि इस तरीके से जो है वो हमें फंडामेंटल राइट्स को जो है वो बनाना है। और जो है बेसिकली फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं
सिटीजन्स को तो दिए जाते ही जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसमें कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो बेसिकली नॉन सिटीजन्स को भी जो है वो दिए जाते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। और जो ये एक गारंटी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये भी एक गारंटी है कि स्टेट जो है वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेगा। ये भी उन्होंने जो है एक एश्योरेंस दिया था कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट स्टेट जो है कोई भी जो है एक्शन नहीं लेगा। और अगर स्टेट फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कोई भी एक्शन लेता है या फंडामेंटल राइट्स के अगर जो है छेड़छाड़ करता है अगर कोई भी स्टेट, तो जो है जिसका भी फंडामेंटल राइट्स या हिंदी में आप कह लो मौलिक अधिकार अगर किसी के भी आहत होते हैं या फंडामेंटल राइट्स को ठेस पहुंचती है किसी के भी, तो वो जो है कोर्ट में जा सकता है और स्टेट के अगेंस्ट जो है वो बेसिकली स्यू कर सकता है, बता सकता है कि भाई कोर्ट में जाके कि मेरे जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है वो उन्हें आहत पहुंची है मेरे मौलिक अधिकारों को। तो आप जो है कोर्ट में वो जाता है, कोर्ट को गुहार लगाता है, कोर्ट का जो है वो दरवाज़ा जो है खटखटाता है और कहता है कि मेरे जो है फंडामेंटल राइट्स को जो है वो ब्रीच करा जा रहा है, तो आप जो है प्लीज़ मेरे फंडामेंटल राइट्स जो है वो आप मेरे को वापस दिलाने की कृपया करें। तो बेसिकली फंडामेंटल राइट्स आप सभी को पता है। देखिए अब जो है हम दूसरे उस पे आते हैं स्लाइड पे। इसमें मैंने लिखा हुआ है कि फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिकली पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है, ये उसी में डिफाइन है और आर्टिकल 12 से स्टार्ट होते हैं फंडामेंटल राइट्स। और जो है ये स्टार्ट होता है फंडामेंटल राइट्स का जो पूरा का पूरा जो आप कह सकते हो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 12 से स्टार्ट होता है। और आर्टिकल 12 जो है वो बताता है कि स्टेट क्या होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि स्टेट क्या होता है वो सारा का सारा डिफाइन करा गया है आर्टिकल 12 में। और आर्टिकल 12 की जो है वो डेफिनेशन लागू होती है और वो दोनों पार्ट्स में जो है वो लागू होती है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। और इसके अलावा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आर्टिकल 12 का जो है वो डिफाइन नहीं हुआ, सिर्फ पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो है वो डिफाइन हुआ है। अब देखिए मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 12 बताता है कि स्टेट क्या होगा, ठीक है, कि स्टेट क्या होगा। तो स्टेट जो है वो बेसिकली 4 चीज़ों में बटा हुआ है, यानी कि वो 4 चीज़ों के बारे में बताते हैं। और वो 4 चीज़ें देखिए मैं आपको बताता हूँ कौन सी है, वो ये वाली हैं कि इसमें देखिए क्या बोला हुआ है कि स्टेट 4 चीज़ों में डिस्क्राइब हुआ है। वो क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, फिर स्टेट गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, फिर तीसरा है लोकल अथॉरिटी जिसमें कि म्यूनसिपैलिटीज़ पंचायत वगैरह जो है वो आ जाती है, और फिर है अदर अथॉरिटीज़। तो अब जो है आप सभी को पता है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होती है, यानी कि केंद्रीय सरकार। पार्लियामेंट आप सभी को पता है जो है वो संसद है हमारी, वहाँ क्या काम होता है वो आप सभी को पता है। और फिर है हमारा स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट गवर्नमेंट, वो भी आपको पता है क्या होती है, जिसमें कि हम जो है विधायक अपने चुन के भेजते हैं, जिस चुनाव में जो है हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री जो है वो चुना जाता है। तो अब जो है बेसिकली मेन जो मैं आपको समझाऊंगा वो मैं आपको समझाऊंगा ये थर्ड से, यानी कि लोकल अथॉरिटी से और अदर अथॉरिटी से। तो थर्ड में क्या है, लोकल अथॉरिटी जो है वो डिफाइन करी गई है सेक्शन 3 सब क्लॉज 31 में ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट में। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे जो है लिख के बता देता हूँ कि कहाँ पर ये जो है ये डिफ़ाइन करी गई है। ये करी गई है आप कह सकते हो मतलब सेक्शन 3 क्लॉज 31, ये आप जो है नोट करिएगा, ये पेपर में पूछा भी जाता है। और जनरल क्लॉजेस, ठीक है, एक्ट में, ठीक है, सेक्शन 3 क्लॉज 31 ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट में जो है ये लोकल अथॉरिटीज़ के बारे में जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया था, ये म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, विलेज पंचायत जो है वो इन सब में जो है वो
इसी लोकल अथॉरिटीज़ के अंडर जो है वो कवर होता है। और लोकल अथॉरिटीज़ की जो ये बॉडीज़ होती हैं, म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह, ये खुद में जो है वो एक सॉवरन होती हैं, ठीक है, सॉवरन इन नेचर होती हैं। फिर जो है लोकल सेल्फ गवर्निंग के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, ये अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12, जैसे कि मैंने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 जो है ये खुद में जो है एक स्टेट मानी गई है, क्योंकि ये खुद में एक लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है, ठीक है। इनको ये जो है ये खुद से गवर्न होती है, इनकी खुद की आप कह सकते हो एक तरीके से ये स्टेट जो है डिफाइन हुई हुई है। अब हम आ जाते हैं अदर अथॉरिटी में, जो कि फोर्थ पार्ट है। तो अदर अथॉरिटी का तो बेसिकली जो है दिया गया वो है स्टैट्यूटरी बॉडीज़, ठीक है। तो अब जो है वो बेसिकली हम समझेंगे इसको केस लॉज से, ठीक है। तो इसमें जो है वो हमारे पास आई थिंक सो 5 या 6 केस लॉज है, हम उससे समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो केस है वो ये वाला है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉज है। मैं आपको नीचे के केस जो हैं वो भी बताऊंगा और कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो केस है इसमें वो बेसिकली हुआ था, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, वो इसमें नहीं लिखा हुआ, तो कोई नहीं, मैं आपको जो है इसमें नेक्स्ट स्लाइड में जो है बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख के बताता हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस लॉज, ठीक है। तो सबसे पहला आएगा आपका ये है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई, ठीक है, ठीक है। तो ये केस है यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास शांताबाई वाला जो है ये केस है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इस केस में क्या हुआ कि इस केस में पूछा गया कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, ठीक है, वो जो बेसिकली बनाई गई है वो बनी है मद्रास यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू। तो क्या यूनिवर्सिटी स्टेट होगी? तो इसमें जो जजमेंट पास हुआ वो ये जजमेंट पास हुआ कि जजेस ने ये कहा कि जो अदर अथॉरिटीज़ हैं वो बेसिकली यस, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो इसमें जजेस ने जो पास करा वो जजमेंट ये पास करा कि ये जो अदर अथॉरिटीज़ हैं बेसिकली ये फॉलो करेंगी एज जस्ट जेन्यूरस जो है इसमें जो है ये फॉलो करेंगी। तो मैं आपको एक बार स्पेलिंग जो है वो इसकी बता देता हूँ, ये फॉलो करेंगी जेनरस, ठीक है, इसको जो है ये फॉलो करेंगी विद गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर के थ्रू जो है ये फॉलो होगा, ठीक है। और फिर उसमें जो है मैं बता देता हूँ आपको, ये जो ईजस डेम जेनरस है ये बताता है बेसिकली जजेस ने इसको आर्टिकल कहा कि आर्टिकल 12 से इसको जो है ये आर्टिकल 12 के अंदर है, जो कि पहले 3 अथॉरिटीज़ आ रही हैं ये उसी से रिलेटेड है। एक तो उन्होंने ये बताया कि क्योंकि ये जो अदर अथॉरिटी है ये चौथी अथॉरिटी है, तो जो पहले की 3 अथॉरिटीज़ हैं ये उसी से रिलेटेड है और चौथी अथॉरिटी में ये आएगा, ठीक है। और उन्होंने ये भी बोला कि जो यूनिवर्सिटी है ये यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ये स्टेट नहीं होगा क्योंकि वो सॉवरन नेचर की नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने जो है ये बताया कि वो जो है सॉवरन नेचर की नहीं है। और अब आगे जो है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो ये ईजस डेम जेनरस है वो बेसिकली क्या है, वो एक अप्रोच है। ये अप्रोच थी किस केस को रिलेटेड, ये एक अप्रोच थी जो हम एक और केस पढ़ने वाले हैं, उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, देखिए मैं आपको देख लेता हूँ अगर मैंने यहाँ लिखा है, नहीं यहाँ पर नहीं है, कोई नहीं, हम इसमें पढ़ते हैं। उज्जम बेसिकली ये तो इसी का पार्ट है इसलिए हम इसको नहीं, हाँ उज्जमबाई करते हैं। उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश,
तो इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक तो ये बहुत रेस्ट्रिक्ट है, जो ये ईजस डेम जनरस है, ठीक है, एक तो ये बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट है, और पहले की तीनों अथॉरिटी में जो भी कुछ कॉमन नहीं है, ठीक है, पहले की जो तीनों अथॉरिटीज़ हैं, ये क्योंकि फोर्थ वाली है अदर अथॉरिटी, बाकी लेकिन जो ऊपर की तीन अथॉरिटीज़ हैं उसमें ये कहा कोर्ट ने कि जो है पहले की तीनों में कुछ भी जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इसमें तो इतना ही केस उसमें जो बोला। अब जो है वो हम मेन केसेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो फिर जो है सेकंड केस, जो मेन केस आया, इम्पोर्टेंट केस, वो आया कि वो आया बेसिकली राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, ठीक है। अब जो है इस केस में मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा बेसिकली दूसरा केस रहने वाला है। ये पहला केस है, ये जो है ये हमारा सेकंड केस है, इसको लिख भी देते हैं। ये पहला केस है, ये क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, ये छोटा सा ही है, तो इसको हम ज़्यादा कुछ बड़ा केस मान नहीं रहे। तो सेकंड वाला है राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने बताया, इसमें न्यू फार्मूला अप्लाई किया और उन्होंने कहा कि दे सेड दैट अगर कोई भी बॉडी क्रिएट करी गई है लॉ के अंदर, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी लॉ के अंदर जो है क्रिएट करी गई है या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्रिएट करी गई है, तो ये ऑब्वियस है कि उस बॉडी के पास बहुत सारी पावर्स होंगी। ये तो आप भी जो है इस बात से जो है मानोगे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या लॉ के अंडर जो है कोई भी बॉडी बनाई गई है, तो उसके पास जो है वो बहुत सारी पावर होंगी और फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करने के लिए, और अगर किसी बॉडी के पास इस तरीके की पावर है तो ये ज़रूरी है कि वो जो है बॉडी जो है वो क्वालिफाई कर देगी अदर अथॉरिटी को, ठीक है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि इस तरीके की बॉडी गवर्नमेंट या सॉवरन फंक्शन परफॉर्म करे, ठीक है, ये भी ज़रूरी नहीं है। दूसरा जो है तो और जो है ये नेचर होना चाहिए, ठीक है, ये जो है ये नेचर होना चाहिए इसका, और इनहेरेंट नहीं है, और इनहेरेंट नहीं है, और इस डिसीजन के हिसाब से यूनिवर्सिटी भी जो है वो स्टेट होगी, ठीक है। तो इसमें जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास को लेके भी बात हो गई थी कि उन्होंने कहा कि इसके हिसाब से यूनिवर्सिटी जो है वो स्टेट होगी, क्योंकि उन्होंने जो है ये बताया कि एक तो फंडामेंटल जो है कोई जो है ये इफेक्ट कर सकती है, इसके पास इतनी पावर होगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के अंडर जो है डिफाइन हुई हुई है, उसके थ्रू जो है ये बनी हुई है। और दूसरा ये क्वालिफाई जो है कहीं ना कहीं ये, और जो है ये अदर अथॉरिटी को क्वालिफाई करेगी, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि गवर्नमेंट या सॉवरन होनी चाहिए उसी तरीके से परफॉर्म करे तभी हो, ऐसा भी नहीं है। तो इस हिसाब से यूनिवर्सिटी जो है वो भी स्टेट मानी जाएगी, ठीक है। अब जो है ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि वो सारी बॉडी जो बनी है किसी स्टैट्यूट के अंदर, ठीक है, स्टैट्यूट के अंदर जो है कोई भी बॉडी बनी है या मेनली किसी कॉमर्शियल पर्पस के लिए बनी है, बनाई गई हैं, तो क्या वो भी स्टेट होंगी? तो ये क्वेश्चन जो है सबसे बड़ा जो है वो क्वेश्चन अराइज हुआ। फिर जो इस क्वेश्चन का आंसर जो है हुआ, वो आंसर आया सुखदेव वर्सेस, ये जो है वो हम थर्ड वाला केस लिख देते हैं, सुखदेव वर्सेस भगतमान के केस में, ठीक है। ये तीसरा केस है, ठीक है। तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि स्टैट्यूटरी बॉडी जो होती है वो बेसिकली कौन कौन सी होती हैं, ONGC, LIC, IFC, ये सारी की सारी जो हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती हैं जो कि सेटअप करी गई होती है अंडर स्पेशल स्टैट्यूट, ठीक है, और जो है ये स्टेट के अंडर आती हैं। और दूसरी चीज़ ये जो है ये अदर अथॉरिटी कहलाती है, ठीक है, ये क्योंकि ये जो है ये स्पेशल स्टैट्यूट के अंडर जो है वो सेटअप करी गई है और जो है वो स्टेट होती है, और दूसरी चीज़ जो है ये अदर अथॉरिटी के अंदर आती है, ठीक है। अब जो है वो हम बढ़ते हैं फोर्थ
केस के ऊपर, वो है बेसिकली आर डी शेट्टी। वो देखिए मैंने जो है, मैं चलिए यहीं पे लिख देता हूँ आर डी शेट्टी वाला केस। वैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये है आर डी शेट्टी वाला केस, ठीक है। तो इसमें जो है ये हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ये है 4th केस। तो हाँ जी, तो इसमें जो है ये आर डी शेट्टी वाला जो है केस है, और इसमें इन्होंने बताया गया है कि आर डी शेट्टी जो ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है बेसिकली, और ये थोड़ा सा लेंदी केस भी है, लेकिन जो है ये केस आपको जो है कहीं ना कहीं मार्क्स गेन कराने में बहुत हेल्प करेगा एज अ केस लॉ। तो आर डी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, ये 1979 का केस है। तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है, उसने ये बताया कि बहुत सारे टेंडर जो है इसमें इनवाइट हुए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बहुत सारे टेंडर इनवाइट करे, और आर डी शेट्टी ने भी टेंडर डाला था इसमें, ठीक है। लेकिन कुछ डिस्क्रिमिनेशन की वजह से जो है, कुछ रीजंस की वजह से उसका टेंडर पास नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या करा, फंडामेंटल राइट्स के इन्फ्रिंजमेंट के को लेके केस फाइल कर दिया। तो क्वेश्चन क्या अराइज हुआ कि क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी जो होती है वो स्टेट होती है, इसमें भी यही क्वेश्चन अराइज हुआ। तो फिर क्या हुआ, तो अगर ये सोचा गया कि अगर नहीं होती, अगर स्टेट नहीं है एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी, तो क्या फिर फंडामेंटल इन्फ्रिंजमेंट होगा या नहीं होगा, क्योंकि अगर वो अथॉरिटी ही नहीं है, कोई वो स्टेट ही नहीं है, तो फिर फंडामेंटल इन्फ्रिंजमेंट कहाँ से हो जाएगा। तो कोर्ट ने जब ये ऑब्जर्व करा, तो कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व करा इस केस में, कोर्ट ने बताया कि जो ये IAA है, यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है, वो फॉर्मुलेट की गई है AAA, यानी कि क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट के अंडर, ठीक है। और 1971, ठीक है, ये उस समय का एक्ट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी एक्ट 1971 के थ्रू ये बनाई गई है, जो कि एक पार्लियामेंट्री एक्ट है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे पावर्स हैं जो IAA के ऊपर एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एम्पावर कर सकती है, उसके पास एम्पावर होती है कि वो अपॉइंट कर सकती है चेयरमैन, अदर मेंबर्स, ठीक है। मैं जो है बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपको आसानी रहेगी। तो ये तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है एम्पावर जो है रहती है, पावर रहती है एम्पावर करने की, अपॉइंट करने की। वो किसको अपॉइंट कर सकती है, चेयरमैन को, ठीक है, अदर मेंबर्स को, ठीक है, और जो है कैपिटल, ठीक है, जो कि रिक्वायर होती है इस्टेब्लिश करने के लिए IAA को, ठीक है। और जो है इन्वेस्टेड की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ट्रांसफ़र भी कर सकती है वेरियस मैनेजमेंट, जो स्टाफ होता है, मैनेजमेंट का स्टाफ होता है, उसके जो है ट्रांसफ़र भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो अब जो है वो आगे चलते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है कि इस हिसाब से देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो स्टेट होगी, और अदर अथॉरिटी आर्टिकल 12 में जो है वो आएगी। तो इस केस ने एयरपोर्ट अथॉरिटी के फंक्शनैलिटी के एस्पेक्ट में को जो है वो बिल्कुल भी वेटेज नहीं दिया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद कोर्ट ने ये भी कहा कि अगर कोई प्राइवेट बॉडी हो, और अगर कोई गवर्नमेंट का उसमें डिग्री का जो है कंट्रोल हो, ठीक है, अगर कोई प्राइवेट बॉडी हो, लेकिन अगर कोई आप कह सकते हो डिग्री कंट्रोल है, डिग्री ऑफ कंट्रोल है गवर्नमेंट का, या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल असिस्टेंस है गवर्नमेंट का, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस है बॉडी का, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है हम उस बॉडी को भी स्टेट का जो है इंस्ट्रूमेंट या एजेंसी मानेंगे, और प्राइवेट बॉडी भी स्टेट होगी अदर अथॉरिटी के अंदर, ठीक है। आपको आई थिंक सो ये केस काफ़ी ज़्यादा जो है समझ में आ गया होगा।
फिर जो है वो नेक्स्ट केस है हमारा होने वाला है, वो है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या था, इसमें था बेसिकली भारत पेट्रोलियम। ठीक है, जो कि क्या बोलते हैं, जो कि एक इनकॉर्पोरेटेड था। ठीक है, कंपनीज एक्ट के अंडर। ठीक है, और जो है ये इट इज़ ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंटेलिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, और भारत पेट्रोलियम विल बी स्टेट अंडर अदर अथॉरिटी। ठीक है, अंडर आर्टिकल 12 ये कोर्ट ने जो है इसमें कहा। और ये जो है ये केस कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट केस है। और जो है इसमें इस केस में 5 पॉइंट्स की जो है कैटेगरीज जो है वो बनाई गई, जिसमें कि बताया कि वेदर बॉडी इज स्टेट और नॉट। तो चलिए अब जो है वो हम उन 5 कैटेगरीज की बात करते हैं। तो वो जो है ये है, सबसे पहली कैटेगरी है फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट बीइंग द चीफ फंडिंग सोर्स। तो इसमें जो है इसका मतलब होगा फाइनेंशियल रिसोर्स जो है जो भी स्टेट दे रहा है उसकी जो है चीफ फंडिंग का सोर्स होगा। ठीक है, फाइनेंशियल रिसोर्स जो स्टेट दे रहा है वो चीफ फंडिंग का सोर्स हो। ठीक है, दूसरा बताता है कि फंक्शनल कैरेक्टर जो है वो गवर्नमेंटल नेचर का होना चाहिए। तीसरा बताता है प्लेनरी, तो उसका क्या मतलब होता है कि इसमें जो है एब्सोल्यूट कंट्रोल होगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, फोर्थ जो है वो आपको बताता है कि प्रायर हिस्ट्री को लेके है कि प्रायर हिस्ट्री हो, कि एक्टिविटी पहले जो चाहे पहले की हिस्ट्री में जो एक्टिविटी पहले चाहे गवर्नमेंट कर रही हो या अब जो है न्यू बॉडी कर रही हो। ठीक है, इसमें ये है। फिफ्थ जो बताता है कि उस बॉडी के पास कुछ अथॉरिटी या कमांड हो। तो अब जो है वो हम अपना जो है लास्ट केस जो है वो हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। और लास्ट केस हमारा जो है वो होने वाला है, ये 6th नंबर पे है। तो लास्ट केस है बेसिकली अजय हासिया, वो इसमें भी है, यहाँ पर है, ये रहा बेसिकली, ये रहा अजय हासिया वाला केस। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस है। तो इसमें तो ये जो है ये लाइन मैंने लिख दी है, इसमें लेट डाउन टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर अ बॉडी फॉल्स इन द स्टेट, लेकिन इसको जो है वो मैं प्रॉपर जो है आप सभी के लिए एक्सप्लेन करूँगा। तो वो क्या रहने वाला है, तो इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट कहती है, बेसिकली इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमाइन करा एक डिटरमाइनिंग टेस्ट। और जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि डिटरमाइनिंग टेस्ट जो है ये नहीं होता कि वेदर बॉडी वॉज फॉर्म्ड अंडर और बाय स्टैट्यूट, लेकिन डिटरमाइनिंग टेस्ट जो है वो ये होता है कि वेदर अ बॉडी इज एक्टिंग एज अ इंस्ट्रूमेंटैलिटी और या फिर एन एजेंसी ऑफ अ स्टेट। ठीक है, तो फिर जो है ये बॉडी स्टेट मानी जाएगी अदर अथॉरिटी में। फाइनली इस केस में हमको 6 क्राइटेरिया जो है वो 6 क्राइटेरिया दिए हमको इस केस ने, और बताया कि क्या कोई बॉडी स्टेट होगी या नहीं। तो वो 6 क्राइटेरिया जो है बेसिकली वो इस केस में आते हैं, और वो 6 क्राइटेरिया हैं ये वाले, ये जो है ये हमने इसमें लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, पहला है कि या तो एंटायर शेयर कैपिटल is held by government, second a financial assistance हो, monopoly status हो, fourth one is deep and pervasive state control हो, fifth one is function of the corporation हो, और sixth है department of the government is transferred to कॉरपोरेशन। ठीक है, तो ये जो है ये सारे के सारे जो है वो बेसिकली मैंने इसमें ये लगा दिए हैं, आप इसको जो है पढ़ना। और ये जो केसेस इसमें हैं ये अब आप हटा सकते हो, ये केसेस जो हैं वो मतलब जो बेसिकली मेन जो कह सकते हो आप केसेस हैं वो नीचे जा चुके हैं, और वो ये वाले हैं केसेस। ठीक है, आप सबसे नीचे आ जाना स्लाइड में, वो ये हैं सारे के सारे, मैं इसमें लिख देता हूँ इम्पॉर्टेंट केस लॉस। ठीक है, ये है इम्पॉर्टेंट केस लॉस, सारे के सारे 6 हैं इसके अंदर। ठीक है, बाकी ये मैंने सब लगा दिया है इसमें। और जो है कंक्लूजन जो है इसमें मैंने आप सभी को अभी बताया कि आर्टिकल 12 जो है वो फाउंडेशन के बारे में जो है बताता है कि लेज द फाउंडेशन फॉर फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्समेंट। सेकेंड, इट डिफाइंस द एंटिटीज़ अगेंस्ट हुम फंडामेंटल राइट्स कैन बी क्लेम्ड। थर्ड बताता है इंश्योर्स दैट स्टेट अकाउंटेबिलिटी इन प्रोटेक्टिंग सिटीजन्स राइट। ठीक है, तो ये हो चुका है। और जो है मैं
आशा करता हूँ कि आप सभी को जो है वो वीडियो पसंद आई होगी और जो है नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द जो है आपके लिए आएगी। आप जो है कमेंट में लिख भी सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर जो है वो वीडियो चाहिए, वो लॉ के सब्जेक्ट से रिलेटेड या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो नए होंगे मेरे चैनल पे वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आशा करता हूँ आपको वीडियो जो है वो बेहद पसंद आ रही होगी। तो चलिए मिलते हैं अब एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए दिन के साथ। धन्यवाद।